नमस्कार दर्शकों। उत्तर प्रदेश से नेशनल हेल्थ मिशन के लिए आपकी पोजीशन आई है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। और इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 7,400 प्लस है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी लास्ट डेट क्या है भरने की। तो 17 नवंबर तक रात के 12 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो ये यूपी स्टेट की है, तो नेशनल हेल्थ मिशन यूपी के लिए मैंने आपको बताया कि आपकी ये वैकेंसी है। ठीक है, और बात करें आगे कि इसमें आपकी वैकेंसीज कैसे कैसे बटी हुई हैं। तो टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो 7401 यानी 7401 है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 2960 यानी 2960 वैकेंसीज हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 740 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 1998 वैकेंसी है। एससी के लिए 1555 यानी 1555 वैकेंसीज हैं। और एसटी के लिए आपकी 148 वैकेंसी है। तो नेक्स्ट चले हम आगे। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन हम जान लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली completed BSc Nursing with integrated curriculum of certificate in community health for nurses CCHN। ठीक है, तो जिस भी कैंडिडेट ने अपनी BSc नर्सिंग की है विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज, या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज, तो जिन्होंने BSc नर्सिंग के बाद अपना कोर्स किया है इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज के साथ। ठीक है ना, समझ गए आप। CCHN या तो आपने BSc नर्सिंग के साथ किया है या फिर उसके बाद लिया है सर्टिफिकेट, तो आप इसमें एलिजिबल है भरने के लिए दोनों ही केसेस में। साथ में ये जो होना चाहिए आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा। ठीक है, और 2020 के बाद आपकी ये डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। फिर नेक्स्ट बात करें हम, और कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन यूपी नर्सिस एंड मिडवाइफ काउंसिल। तो आपको जो यूपी नर्सिस एंड मिडवाइफ काउंसिल है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। बट कैंडिडेट्स हैविंग रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल एज नर्स एंड मिडवाइफ आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूपी नर्सिस एंड मिडवाइफ काउंसिल विद इन 90 डेज ऑफ देयर प्रोविजनल ज्वाइनिंग एट डिस्ट्रिक्ट इफ शॉर्टलिस्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपी का जो नर्सिस एंड मिडवाइफ काउंसिल है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका अदर स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, अदर स्टेट की नर्सिंग काउंसिल में आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक शर्त आपको दी गई है, अप्लाई तो आप आराम से कर लेंगे, और जब आपका फॉर्म जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे इस पोजीशन के लिए, तो आपको 90 दिन के अंदर अंदर यूपी नर्सिस एंड मिडवाइफ काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, समझ गए क्लियरली। कैंडिडेट हु आर नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन यूपी नर्सिस एंड मिडवाइफ काउंसिल but have other state nursing council registration will submit an affidavit on non-judicial stamp paper of ₹100 at the time of DVP at concerned district health society that she must submit his registration certificate of UP Nurses and Midwife Council within 90 days of joining in their concerned district। तो आपको 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर भी मतलब एफिडेविट आपको देना होगा कि आप 90 दिन के अंदर अपना जो है यूपी में नर्सिंग एंड मिडवाइफ काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। ये एनेक्सर 2 में दिया गया है, तो एनेक्सर 2 हम देख लेंगे। बात करें अब आगे, कैंडिडेट हु आर नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन यूपी नर्सिस एंड मिडवाइफ काउंसिल एंड आर जॉइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल देयर जॉइनिंग SCHO शैल बी प्योरली प्रोविजनल। तो ये आपका प्रोविजनल रहेगा जब तक कि आप यूपी नर्सिस एंड मिडवाइफ काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेते। आफ्टर सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन यूपी नर्सिस एंड मिडवाइफ काउंसिल इन कंसर्न DHS देयर जॉइनिंग विल बी कंटिन्यूड SCHO फ्रॉम द डे ऑफ प्रोविजनल जॉइनिंग। तो आपको कराना जरूरी है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। अब बात करें हम आगे, इफ द कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस यूपी नर्सिस एंड मिडवाइफ काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 90 डेज ऑफ प्रोविजनल जॉइनिंग हिज हर कैंडिडेचर शैल स्टैंड कैंसिल। Concerned DHS will issue service termination notice to such candidates and full amount of surety bond ₹2.5 लाख has to be deposited by candidate to DHS। तो अगर आप फेल होते हैं अपना जो है सर्टिफिकेट इशू कराने में मतलब देने में, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है और आपको श्योरिटी बॉन्ड भी देना पड़ेगा ₹2.5 लाख का। फिर नेक्स्ट बात करें, कैंडिडेट हु आर वर्किंग एज CHO इन उत्तर प्रदेश आर नॉट एलिजिबल। अगर आप उत्तर प्रदेश में CHO के रूप में काम कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फिर अब हम बात करेंगे इसकी सैलरी की, ऑनरेरियम की, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स की। द सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट सब सेंटर लेवल AAM एंड
paid ₹25,000 per month on area and up to 10,000 per month performance based incentive आफ्टर पोस्टिंग इन एलोकेटेड डिस्ट्रिक्ट एस सी एच ओ। तो आपको 25,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये तक परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आपको मिलेंगे। मतलब कि आपको 25,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे पर मंथ के, उसके अलावा 10,000 रुपये भी आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे 10,000 रुपये तक। अब 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस पर बेस्ड होगा ये अमाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ए श्योरिटी बॉन्ड ऑफ 2.5 लाख, ठीक है, 2,50,000 on the non-judicial stamp paper of ₹100 must be submitted by the candidate at the time of joining SCHO to serve for minimum 3 years at sub health center level AAM in उत्तर प्रदेश। तो आपको अपना 2.5 लाख का श्योरिटी बॉन्ड भी देना है, जो कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर 100 रुपये की सबमिट किया जाना है, ठीक है। और ये इसलिए होता है कि आपको मिनिमम से मिनिमम जितनी भी आपकी सर्विस देनी है उसके लिए होता है कि उससे पहले आप उस सर्विस को नहीं छोड़ सकते। तो 3 साल का इसमें आपका टेन्योर रहने वाला है, क्योंकि ये जो आपकी वैकेंसी है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। तो आपको 3 साल मिनिमम अपनी सर्विस देनी ही देनी है। अगर उससे पहले देते हैं तो आपके 2.5 लाख रुपये जब्त कर लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको बिल्कुल। अब बात करें हम इसकी एज लिमिट की, तो जो भी कैंडिडेट 21 से 40 साल की एज ग्रुप में आते हैं वो इसमें भर सकते हैं। और कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ओनली विल बी एक्सेप्टेड बाय द NHM UP फॉर डिटरमाइनिंग द एज एंड नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर इट्स चेंज विल बी एंटरटेन्ड। तो आपको 10th का, ठीक है, या इसका कोई इक्विवेलेंट है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, वो आप इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने एज की प्रूफ देने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें आगे, इसमें आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है एज का। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC से करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं अगर आप, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो आपको 15 साल का मिलेगा। और 3+ पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन आर्मी फॉर इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, एक्स आर्मी पर्सनल ऑफ यूपी। तो 3 साल का पीरियड प्लस जिस भी कैंडिडेट ने अपने इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर के रूप में अपनी सर्विस दी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के रूप में दी है, या एक्स आर्मी पर्सनल अब वो रह चुके हैं यूपी में, तो जितने भी साल वो रह चुके हैं उतने साल की प्लस 3 साल की आपको इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। फिर कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन इन मोर देन 1 कैटेगरी विल बी एंटाइटल टू ओनली 1 कंसेशन विच एवर इज बेनिफिशियल टू दैम। तो अगर एक से ज़्यादा की क्लेम कर रहे हैं आप कैटेगरी के लिए, ठीक है, उसमें आप चाहते हैं कि आपको रिलैक्सेशन मिल जाए एज का, तो एक ही आपकी कैटेगरी मतलब एक्सेप्ट की जाएगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी वो वाली, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो कोई भी फीस आपको इसमें नहीं देनी, ठीक है। और कोविड एक्सपीरियंस वेटेज क्राइटेरिया भी इसमें दिया जाएगा आपको। कैंडिडेट एंगेज फॉर कोविड मैनेजमेंट एज आउटसोर्स टेम्पररी HR कॉन्ट्रेक्चुअल एंड वर्क एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी एंड या और वर्क फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड through administration under Department of Medical Health and Medical Education in Uttar Pradesh and fulfilling the minimum eligibility criteria after obtaining minimum qualifying marks in CBT will be given additional percentage marks as per follows। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने कोविड के टाइम पर काम किया है मैनेजमेंट में, ठीक है, कोविड मैनेजमेंट के लिए काम किया है, टेम्पररी किया हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे किया हो या आउटसोर्स किया हो, जैसे भी किया हो, तो उनको एडिशनल परसेंटेज मार्क्स दिए जाएंगे। तो कैसे कैसे मार्क्स दिए जा रहे हैं वो देख लेते हैं। 5 मार्क्स दिए जाएंगे हु कंप्लीटेड 6 मंथ क्यूमुलेटिव ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट। तो जिन्होंने भी 6 मंथ के लिए काम किया है उन्हें 5 मार्क्स दिए जाएंगे। 10 मार्क्स उनको दिए जाएंगे जिन्होंने 1 साल के लिए काम किया है, और 15 मार्क्स दिए जाएंगे जिन्होंने कंप्लीटेड 1 ईयर एंड 6 मंथ, ठीक है, मतलब 1.6 ईयर्स तक उन्होंने काम किया है, तो उन्हें 15 मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी एज फॉलोज। तो मिनिमम क्वालिफाइंग का इसमें दिया गया है आपके लिए। तो अनरिजर्व EWS को जो लाने हैं CBT में मिनिमम मार्क्स वो 33% लाने हैं, राइट। और आउट ऑफ 100 तो 100 में से मार्क्स दिए जाएंगे, तो 33 मार्क्स आपको लाने हैं। और OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर में है उनको 30 मार्क्स लाने हैं, जो कि 30 मार्क्स होंगे। ऑब्वियसली बात है 100 में से मार्क्स मिल रहे हैं आपको, तो 30 लाने हैं। और SC ST और PWD को 24 मार्क्स लाने हैं, मतलब 24% लाने हैं, ठीक है। तो बात समझ गए बात करें हम आगे, तो ये सर्टिफिकेट का दिया गया है, चलिए देख लेते हैं एक बार। कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी ऑब्टेन्ड QR बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर इन प्रीवियस एडवर्टीजमेंट अंडर NHM UP नीड नॉट टू अप्लाई फॉर कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगेन। तो जो पहले काम कर चुके हैं यूपी में NHM के अंडर, ठीक है, और कोविड एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है, तो उनको दोबारा से जो है एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कैंडिडेट्स जिन्होंने भी कोविड एक्सपीरियंस लिया है उनको अपना सर्टिफिकेट लेना होगा, ठीक है। तो जो पहले ले चुके हैं उन्हें दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने नहीं लिया है उन्हें लेना है, और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के 7 दिन पहले ले लेना, ठीक है। बात करें, और वो QR बेस्ड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। QR बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड ऑन प्रिस्क्राइब परफॉर्मा एज पर एनेक्सर 5
ओनली शैल बी ट्रीटेड वैलिड। तो एनेक्चर 5 इसमें आपको दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है कोविड एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उसके परफॉर्मा के अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा। इसी पीडीएफ में ये एनेक्चर है, तो वो हम लास्ट में देख लेंगे कि कैसे कैसे आपका सर्टिफिकेट होने वाला है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, आपका ध्यान रखिएगा। सच कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ CHO एंड आर रजिस्टर्ड ऑन द अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऐप ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड बाय March 31, 2022 और बाय स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड या पंचायती राज या फाइनेंस कमीशन एंड अदर्स, कोविड एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड टिल 31/3/2022 ओनली। तो जो भी कोविड एक्सपीरियंस है वो आपका 31/3/2022 तक ही काउंट होने वाला है। ठीक है, और रजिस्टर्ड तो होना ही चाहिए आपको, ऑब्वियस सी बात है। फिर अब ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है। तो आपको ये फॉर्म ऑनलाइन भरना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑनलाइन भरेंगे आप इस फॉर्म को, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके भर लेना। आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो फेज़ 1 में आपका CBT होगा और उस पर आपकी मेरिट जो है जनरेट की जाएगी। जैसा भी आप पेपर देंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं, ऑब्वियस सी बात है, मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन है ये। फिर फेज़ 2 की बात करें तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। बस 2 ही फेज़ है इसमें। तो पहले फेज़ में CBT है, दूसरे में DV है। तो आप ध्यान रखिएगा, अप्लाई कर रहे हैं तो सब कुछ आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट वगैरह, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको वो अपलोड करना होगा। टेस्ट सिटीज़ की बात करें तो आपका मेजर सिटी है जो उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर आपका टेस्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो एक बार हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में यहाँ कुछ दिया गया है कि कैसा पेपर होने वाला है, क्या होने वाला है। तो 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो इन वन सिटिंग, एक ही सिटिंग में होगा, कोई मतलब एक ही शिफ्ट में होगा, कह सकते हैं एक ही सिटिंग में होगा। फिर इसमें जो सेक्शन होंगे वो 2 सेक्शन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। सेक्शन 1 में जो कि 80 मार्क्स का होगा आपका, उसमें जो है आपका पर्सनल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब डिसिप्लिन डोमेन रिलेटेड, जिस भी डोमेन से आप हैं, साइंस के, BSc नर्सिंग से, तो उससे रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 2 की बात करें जो कि 20 मार्क्स का होगा, उसमें आपकी जनरल एप्टीट्यूड पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाएगी, और ये होंगे आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। तो आप सारे टिक करके यानी तुक्का आजमा सकते हैं अपनी किस्मत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो जो पेपर है आपका वो बाईलिंगुअल होगा। बाईलिंगुअल का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको आंसर करने को मिलेंगे, या तो आप हिंदी में कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में कर सकते हैं। और अगर इन दोनों में कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है, इनकंसिस्टेंसी मिलती है, तो इंग्लिश का जो वर्जन है वो राइट माना जाएगा। अब हम बात करें आगे, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड होने वो सब दे रखे हैं ना, आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, अब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। आपकी एलिजिबिलिटी, एज, एप्लीकेशन फ़ीस, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस तो सब कुछ क्लियरली आपको पता चल चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अच्छा सॉरी, मैं आपको एक एनेक्चर 5 भी आपको दिखाना था ना, परफॉर्मा था उसमें कि कैसा परफॉर्मा होना चाहिए। ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, ये नहीं कि अलग है तो वो देखो माना नहीं जाएगा। ठीक है, बात करें हम आगे एनेक्चर 4 पे आगे, EWS का सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए। एनेक्चर 5 अब ये है आपका। ठीक है, कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये, इस तरीके का आपका होना चाहिए। इससे अलग हुआ, ये इस परफॉर्मा में नहीं हुआ तो वो इनवैलिड माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। और दूसरा भी है इसमें, ये A वाला है। ठीक है, कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट A और कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट B इस तरीके का ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। अब ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बताया गया है कि कैसे कैसे होगा। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।